नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इस वक्त आप IBN 7 पर। IBN 7 पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोदी सरकार के एक साल के कामकाज पर देश का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे। जी हां, 26 तारीख को सरकार अपना एक साल पूरा करेगी। वो सरकार जो बीजेपी की बनी, वो सरकार जो 30 साल के बाद एक किसी पार्टी को बहुमत मिला। जी हां, 1984 के बाद पहली बार इतना बड़ा मैंडेट लेकर कोई पार्टी सत्ता में लौटी अपने दम पर। IBN 7 के लिए अब बता दूं आपको ये सर्वे क्या है। जानी मानी प्रतिष्ठित एजेंसी एक्सेस माई इंडिया ने इस सर्वे के पहले हम आपको बता दें कि हम अब आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। हम नेशन वाइड पिक्चर दिखाएंगे। हम उसके बाद 6 राज्यों में खास तौर पर फोकस करेंगे, और वो इसलिए कि 6 में से 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें अगले 1 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं, और एक हमने दिल्ली को उसमें खास तौर पर शामिल किया है। दिल्ली इसलिए कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की जीत का अश्वमेघ जो दौड़ रहा था वो दिल्ली आकर रुका था जब अरविंद केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें मिल गई थी। इसीलिए ये 6 राज्य हैं। दिल्ली के अलावा जो 5 राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं सर्वे पर बातचीत करने के लिए। उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करवाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी मेरे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोपहर के सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं। बीजू जनता दल के सांसद कलिकेश नारायण सिंहदेव हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चंद्र प्रकाश राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। RSS के विचारक डॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ स्टूडियो में है, और एक्सेस माई इंडिया इस एजेंसी से जुड़े इसके MD प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ स्टूडियो में है। हम आगे बढ़े, कुछ आंकड़े आपको दिखाएं। हम आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ ही देर में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं आज के आंकड़े दिखाने की कोशिश करता हूं। आज का हमारा पहला सवाल ही RSS और बीजेपी के संबंधों से जुड़ा हुआ था। पहला सवाल बहुत सीधा सादा सा था कि क्या RSS भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज में दखल देती है? और अब हम इसी सवाल के जवाब आपके सामने हम लेकर आते हैं। क्या RSS मोदी सरकार के कामकाज में दखल देता है? 32% लोग हाँ में जवाब देते हैं। 32% लोग ही ना में जवाब देते हैं। बिल्कुल राय बटी हुई है, और करीब 36% लोगों की कोई राय नहीं है। तो कुल मिलाकर इस मामले पर RSS की दखलंदाजी की बात मानी भी जा रही है, उतने ही लोगों के द्वारा नहीं भी मानी जा रही है। राय बिल्कुल बटी हुई है इस 20,000 के सैंपल साइज में। अगला सवाल जो कि बीजेपी और RSS के संबंधों से जुड़ा हुआ ही है, जिसको विपक्ष उठाता रहा है कि क्या धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसी घटनाओं से मोदी सरकार की छवि खराब होती है? और जो नतीजे हमारे सामने आए इसके बाद वो अब आपके सामने पेश है। 34% लोग हाँ में कहते हैं कि इससे सरकार की छवि खराब होती है। 32% लोग ना कहते हैं, और जिनकी कोई राय नहीं है वो 34% है। यानी मोटे तौर पर एक जैसी राय यहां भी सामने आती है कि इस तरह के मुद्दों पर सरकार की छवि पर कोई असर पड़ता है। यह आपने फिगर देखे। अगली बात, एक और विवादित चीज, बहुत से लोग हैं संघ परिवार से जुड़े हुए, भगवा परिवार से जुड़े हुए, जिनके बयान आते रहते हैं, और उस बयान को लेकर आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार तो बाकायदा अपने साथी सांसद और मंत्री की तरफ से संसद भवन में माफी मांगी थी लोकसभा में। तो क्या विवादित बयान देने वालों पर मोदी सरकार को रोक लगानी चाहिए? और इस तरह के बयान आते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विवादों की वजह से, बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। सुनते हैं क्या कहना है देश की जनता का। 43% लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस राय पर रोक लगानी, इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। 27% लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30% की इसमें कोई राय नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कड़ाई बरतनी चाहिए, इस तरह के बयानों को रोकना चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल था वो वाकई में कहता था कि सरकार धर्म परिवर्तन, घर वापसी वालों पर की छवि पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता।
उस पर लगभग राय 34% या 32% की थी। वो आंकड़े भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। पहला सवाल राकेश सिन्हा साहब मेरा आपसे ही है, क्या आपको लगता है कि सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए और इस तरह के लोगों को रोकना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो इस तरह के इनआर्टिकुलेटेड, मैं कहता हूँ अनट्रेंड और इनआर्टिकुलेटेड बयानों से क्या होता है, सरकार के जो विरोधी हैं और विचारधारा के विरोधी हैं उनको एक अवसर मिल जाता है शोर शराबा मचाने का। उन बयानों का कोई बहुत दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि आज सरकार में है इसलिए वो बयान महत्वपूर्ण है। ये लोग सरकार से बाहर थे तो इन बयानों का कोई महत्व नहीं था। तो विपक्ष जिसके पास मुद्दा नहीं है शोर शराबा मचाता है, लेकिन जमीन स्तर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो बयान दिए गए संदर्भों में दिया गया बयान था, लेकिन संदर्भों को उचित तरीके से नहीं रखने के कारण, शब्दों का सही प्रयोग नहीं करने के कारण, नियत खराब नहीं थी किसी की, संदर्भों का सही संदर्भ और शब्द के महत्व होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, 4 बच्चे पैदा करो, नहीं एक देखिए वो बयान यदि यह आता कि देश में एक समान जनसंख्या नीति हो। जनसंख्या की समस्या सिर्फ किसी हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। नीति तो समान ही है। नहीं है जनसंख्या नीति समान। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करो, आप कम बच्चे पैदा करो, नहीं, आप फला धर्म के हो, फला धर्म के हो। जो परिवार कल्याण कार्यक्रम फेल इसलिए हुआ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ उसमें बाधा बनती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बाधा बनती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो आंतरिक सर्वे करवाएगा उसमें कहा गया, जो उन्होंने आंतरिक सर्वे करवाया गया उस सर्वे में उदाहरण देकर कहा गया कि कितने कितने बच्चे हैं और जो कि जनसंख्या नीति पर एक दबाव है। तो मैं ये कहता हूं कि इन बयानों को संदर्भ और समय और शब्द ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। संजय निरुपम, राकेश सिन्हा जी की बातों से संतुष्ट हैं आप? नहीं, इस प्रकार के बयान अगर ऐसे लोग दें जिनको हम नॉन एंटिटी मानते हैं तो बात समझ में आती है, इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोग हैं जो मंत्री हैं, पार्टी के सांसद हैं, वो अगर कहते हैं कि एक वर्ग रामजादे और दूसरा वर्ग एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं, तो ये एक पूरी सोच को प्रदर्शित करता है। साक्षी महाराज जी जिस प्रकार के बयान देते हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब कोई चिट्ठी भेजते हो, चिट्ठी के नोटिस दी जाती है, नोटिस के बाद फिर पलट के उससे भी और भद्दा मजाक करते हैं। तो मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी को अपने इस प्रकार के नेताओं के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय वो सत्तारूढ़ है और जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसके चरित्र, उसके आचरण के ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है। तो पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और एमपीओं और मंत्रियों के तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसको रोक पाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार असफल साबित हुई है। ये अब तक का अनुभव है। देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, आप इस पे सर्वे कर रहे हैं, इसके बजाय आपको ये पूछना चाहिए कि क्या सरकार कामयाब हुई उनको रोक पाने में? सच यह है कि नहीं हो पाई। हाँ, पब्लिक कह रही है संजय, यही पब्लिक कह रही है ज्यादातर लोग कि रोक लगानी चाहिए। इस तरह के बयानों पर रोक लगाने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए। फिर मैं आपके सर्वे के इस निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दे पाया। मैं यही चाहूंगा, मैं यही अपेक्षा करता हूं कि सरकार आने वाले 4 वर्षों में कम से कम इस प्रकार के उटपटांग बयान देने की स्थिति में। अनिल बलूनी, मैं आऊंगा लास्ट में आपके पास, आप जवाब तैयार रखिएगा क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो आप पर हमला करने वाले हैं, इसलिए आपके आखिर में मौका दूंगा। बीजेपी की तरफ से आप है कलिकेश जी। कलिकेश, मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि सरकार की छवि खराब होती है और इस पर प्रधानमंत्री को इफेक्टिवली करना, स्टेप लेने चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार ऐसी हो जो धर्म पर या लोगों के पर्सनल स्पेस पर के अंदर आने की कोशिश करे, वो ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। और खासकर ऐसी सरकार हो जिसको आइडेंटिफाई करा जाता है राइट विंग हिंदुइज्म के साथ या एक्सट्रीम व्यूज़ के साथ, तो और भी इस सरकार को मेरे हिसाब से केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसे शब्द अपने सदस्यों से, अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों से ना निकले। और मैं नहीं समझता हूं कि सरकार का ये मेन एजेंडा है कि ये। एक सवाल आपसे है, एक सवाल है कि आप जिसको कह रहे हैं कि जिस सरकार को राइट विंग से आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्सट्रीम व्यू से आइडेंटिफाई, ऐसा कौन सा एक्सट्रीम व्यू है जिसको लगता है कि अनपेक्षित है और जो संविधान के अतिरिक्त है? जो बातें संविधान का अतिरेक होती है उसी को अनपेक्षित कहा जाता है। ये सरकार संविधान के अनुसार चल रही है और कुछ लोगों ने जो बयान दिया उस पर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, प्रधानमंत्री ने संसद में कहा उसके लिए, उस मंत्री ने माफी मांगी। उन 1-2 बयानों को, अपवाद स्वरूप बयानों को लेकर पूरे सरकार और विचारधारा को कटघरे में खड़ा करना, यह तो शोर शराबा मचाना हुआ। तथ्य और तर्क से हटकर शोर शराबे के द्वारा सरकार को घेरना होगा। कलिकेश, एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, आप जवाब भी दीजिएगा। 32% लोग कहते हैं कि आरएसएस कामकाज में दखल देती है, हमने जो सबसे पहले दिखाया। प्रेम शुक्ला जी ध्यान से सुनिएगा, उतने ही करीब 32% लोग कहते हैं कि इससे छवि खराब नहीं होती, 34% लोग कहते हैं इससे छवि खराब होती है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कलिकेश, कि क्या राइट विंग को
नेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस मिल गया है। इंटरफेरेंस की बात मान रहे हैं, पर इंटरफेरेंस से छवि खराब होती है ये नहीं मान रहे हैं। देखिए, मेजॉरिटेरियन हमारा देश एक मेजॉरिटेरियन हिंदू स्टेट है, जहां ज्यादातर मेजॉरिटी हिंदुओं की है। और अगर कोई हिंदू सपोर्टिव कोई अगर बात रखे तो उसको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम हिंदू के हिसाब से अगर हम लोग कोशिश करें अपने आप को डोमिनेट करने के लिए इस सोसाइटी में, जो कि एक मल्टीकल्चरल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मैं समझता हूं वो गलत चीज है। और खासकर सरकार की तरफ से, जो कि एक सेक्युलर सरकार होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरोध एक सेक्युलर सरकार होनी चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उनको और भी केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसी छवि ना निकले जिसमें लोग उनके ऊपर उंगली उठा सके कि ये राइट विंग एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आरएसएस या बीजेपी इसको प्रमोट करने की कोशिश कलिकेश कह रहे हैं। सीपी राय साहब, क्या आपको लगता है कि ये सरकार पूरी तरीके से राइट विंग सरकार है, इसमें एक खास वर्ग के लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं? दो बातें हैं सुमित जी। इनके जो सबसे बड़े मालिक हैं, जो पर्दे के पीछे से सरकार चलाते हैं, जहां पूरी सरकार हाजिरी देती है, उनसे आज्ञा लेती है और उनको अपनी रिपोर्ट देती है सरसंघ चालक साहब, जब वो कहते हैं अपने लेवल पर कि हम अपना माल वापस ले रहे हैं, तो उतने बड़े स्तर से जहां से सरकार संचालित हो रही है, अगर बयान जारी हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सोच को दर्शाता है। और ये जो सर्वे है, ये सर्वे तो अपने अपने तरीके से होते रहते हैं, इसके अर्थ और अनर्थ भी होते रहे हैं, इसकी चीजें बदलती भी रही हैं। लेकिन ये सरकार कुछ खास चीजों के प्रति अगर कमिटेड नहीं होती, तो इस सरकार के मंत्री जो बयान देते रहते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का केवल ये कह देना कि ऐसे बयान न दें, और फिर यह भी कहना कि अभी अपने एजेंडे के लिए 2019 तक का इंतजार करें, इसका मतलब क्या निकाला जाए? तो हम तो सीधे सीधे आरोप लगाना चाहते हैं कि ये लोग ये बयान भी सोचे समझे साजिश के तहत देते हैं। जब कोई बात बिगड़ रही होती है और सरकार बदनाम हो रही होती किसी इशू पर, तब एक इस तरह का बयान लाया जाता है जिससे उसको मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके। और हर बार की टाइमिंग आप देख लीजिए, जैसे कि समाजवादी पार्टी में होता है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, डांट लगाते हैं मुलायम सिंह यादव अधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, वैसे ही नहीं, वैसे नहीं सुमित जी। असल में इनको लोकतंत्र का सिर्फ संरचनात्मक तत्व मालूम है कि संरचना में क्या होता है, प्रधानमंत्री और संसद काम करती है। लोकतंत्र सब्सटेंसिव तब होता है जब लोकशाही उसको नियंत्रण करती है। जब महात्मा गांधी के पास जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जाते थे, तो क्या सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी आदेश देते थे? देखिए, नैतिक रूप से सलाह देना, नैतिक नियंत्रण रखना और भौतिक रूप से नियंत्रण रखना दोनों मंत्र है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पर भौतिक नियंत्रण रख रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे हैं। संघ कभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम नहीं करता है। और महात्मा गांधी आजादी के बाद केवल चंद बता रहे थे, लेकिन अब जिस तरह लगातार सरकार के लोग संघ चालक के पास जाते हैं, जो संघ कहीं जिम्मेदार नहीं है इस देश की लोकशाही के प्रति, जो संघ रजिस्टर्ड नहीं है, जिस संघ का कोई संविधान नहीं है, जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, कहते संविधान नहीं है। अरे सर, आप डिबेट में आते हैं तो कम से कम बुनियादी बातों को तो जानकर आइए। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर कह रहे हैं संघ के पास संविधान नहीं है। संघ का संविधान 1949 से संघ का संविधान है। आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहे हैं। हम बात तर्कों के आधार पर करें, तथ्यों के आधार पर करें। किसी को नहीं मालूम देश में, आपको नहीं मालूम है, देश में सबको मालूम है। आपके अतिरिक्त इस पैनल में सबको मालूम है कि संघ के पास संविधान है। किसी को नहीं मालूम। आपको मालूम नहीं होने से देश को नहीं मालूम है, ऐसा नहीं होता है। हमारी अज्ञानता पूरे देश की अज्ञानता नहीं होती। मैं भी देश में रहता हूँ राकेश जी, मैं भी देश में ही रहता हूँ। तो आप पढ़ लीजिए, मैं कहूँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का नाम मुझे नहीं मालूम है, पूरे देश को नहीं मालूम है। देखिए, मैंने क्या कहा, मेरी अज्ञानता देश की अज्ञानता नहीं हो सकती है। प्रेम शुक्ला जी कुछ बोल रहे हैं बीच में, संजय चलिए मान लिया कि एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी कुछ बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, मुझे लगता है राकेश सिन्हा जी, संविधान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संविधान की एक प्रति सीपी राय को भेज दी जाए ताकि इनका अज्ञान मिट जाए। सबसे बड़ा संकट इस देश में ऐसा है कि प्रधानमंत्री अगर कहेगा कि अल्पसंख्यकों को इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, तो संजय निरुपम की पार्टी चुप्पी साध जाएगी। गृह मंत्री कहेगा कि इस देश में एक भी हिंदू आतंकवादी कन्विक्ट नहीं हुआ, लेकिन हिंदू आतंकवाद की बात करेगा सरकार का गृह मंत्री, तब देश में सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। संस्कृत मंत्रालय जब लिखकर दे देगा कि राम सेतु जो है वो काल्पनिक और हिंदुओं की आस्था पर प्रहार होगा, तब देश में जो है किसी प्रकार का जो है सेकुलरवाद के नाम पर आप जो अल्पसंख्यकवाद का मवाद फैलाएंगे उस पर बहस नहीं होगी, उससे देश खतरे में नहीं आएगा।
जब आजम खां कह देंगे कि सिर्फ मुसलमानों ने इस देश में कारगिल का युद्ध जिताया, तब इनका मुंह चुप्पी लग जाएगी, ताला पड़ जाएगा। सीपी राय का मुंह नहीं खुलेगा। जब इस बात पर जब आप आरोप लगा रहे हैं तो अरे प्रेम शुक्ला जी, अभी तक अल्पसंख्यक की बात पूरी बहस में कहां आई है? किस तरह से जातिवाद कर रही है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़ रहा है कि यादव जात के खिलाफ सारे मामले आप क्यों वापस ले रही है, प्रश्न पूछना पड़ रहा है। तो जो जातिवाद के मवाद में पूरी तरह से आप गलत बयानी कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय इस वक्त आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, यादव नहीं हूँ। कहने का नैतिक बल भी है क्या? मैं इस पार्टी की तरफ से बैठा हूँ, मैं यादव नहीं हूँ। आप गलत बयानी कर रहे हैं इस वक्त। नहीं किया है। किस तरह से आप यादवों को विभिन्न मामलों में, आपराधिक मामलों में रिहा कर रहे हैं, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, लेकिन आप उस पर बिल्कुल मैं वापस डिबेट में आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, सीपी राय साहब, एक मुकदमा भी हमने वापस लिया है। एक मिनट सीपी राय साहब, प्रेम शुक्ला जी, पूरे अदब के साथ, पूरी मैं अपनी बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। संजय निरुपम ने हाथ उठाया। संजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, अनिल बलूनी आऊंगा, लेकिन उसके पहले प्रदीप गुप्ता मैं आपसे रहना चाहता हूँ। आपके सर्वे जब देश भर में घूम रहे थे, 20,000 से ज्यादा लोगों से बात कर रहे थे, इस सवाल के जवाब में किस तरह की चीजें निकलकर सामने आई? कौन से दिलचस्प वाकया आपको देखने को मिले संघ के इंटरफेरेंस को लेकर? जी देखिए, संघ के इंटरफेरेंस का जहाँ तक सवाल है, ज़्यादा करके आप देखेंगे कि कोई राय नहीं, जो परसेंटेज है 36%, वो सबसे ज़्यादा माना गया है। उसके बाद है बिल्कुल नहीं, जो कि करीब 30% है। अब बचा 1/3 अभी भी ये मानते हैं कि हाँ संघ जो है इंटरफेरेंस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो 32% की जहाँ तक बात करें तो बाय एंड लार्ज जो ये 32% जो कंक्लूडिव 32% है जो मानता है, वो अर्बन एरिया से निकल के आ रहा है। तो क्या ये संघ के इंटरफेरेंस को नेगेटिवली माना जाए कि संघ का इंटरफेरेंस पॉजिटिव है? नहीं, इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव, इंटरफेरेंस नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, इंटरफेरेंस 32% लोग अभी भी मानते हैं कि हाँ संघ जो है इंटरफेरेंस करता है, मतलब नहीं करना चाहिए। नेचुरली नहीं करना चाहिए। 32% कहते भी है करना चाहिए, मतलब फर्क नहीं पड़ता। वही बोल रहा हूँ। और बाकी बड़े तबके की कुछ इसमें राय नहीं, उनको ये पता भी नहीं है कि ये क्या चीज होती है संघ, और संघ के इंटरफेरेंस है भी कि नहीं, पता ही नहीं है संघ के बारे में। संघ के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन क्या इंटरफेरेंस कर रहा है, विच इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। 30% लोग कह रहे हैं कि हस्तक्षेप है, तो अस्वाभाविक इसलिए नहीं है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग और विपक्ष का एक बड़ा वर्ग, जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती, 1977 में जब जनसंघ जनता पार्टी में थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी समर्थन से, तब ये विपक्ष से शोर शराबा मचाता रहा कि आरएसएस का इंटरफेरेंस है, तब उसका ज्यादा प्रभाव था। अब लोगों के मन और मस्तिष्क से ये आरएसएस का गुब्बारा बाहर निकल चुका है। आरएसएस क्या है? रचनात्मक काम करता है, इसकी ग्राउंड में रियलिटी है, ग्राउंड में इसकी एक्सेप्टेंस है, उस एक्सेप्टेंस को यह सर्वे रिफ्लेक्ट कर रहा है। संजय निरुपम जवाब देना चाह रहे हैं। संजय निरुपम, आपने हाथ उठाया था। देखिए, आरएसएस यानी संघ एक तथाकथित तौर पर सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन उसकी अपनी ढेर सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर उसको छुपाना भी नहीं चाहिए। राकेश सिन्हा जी ने जिस प्रकार से आरएसएस की तुलना महात्मा गांधी से कर दी, वो बहुत ही हास्यास्पद लगा। कृपया करके ऐसी तुलनाएं आने वाले दिनों में भविष्य में आप न किया करें। हां, संघ क्या है? एक संविधानेतर संस्था है। देश की जनता ने संविधान के हिसाब से और राजनीतिक जनतांत्रिक परंपरा के हिसाब से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है। तो नरेंद्र मोदी जी के कामकाज में अगर कोई संविधान से बाहर की संस्था हस्तक्षेप करती है, तो निश्चित तौर पर मीडिया को या इस देश में सही समझ रखने वाले लोगों को सवाल उठाने का हक है। संघ की एक विचारधारा है, हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा रखने का हक है, लेकिन वो विचारधारा संविधान की धाराओं के बीच में हो, उसके तहत हो, संविधान की जो चौखट है उसको क्रॉस न करे। सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है। जब आप अपनी विचारधारा के अनिल बलूनी जवाब दीजिए करते हैं तो निश्चित तौर पर देश में उसका विरोध होता है। और जल्दी से अनिल बलूनी का काफी इंतजार कर रहे हैं। संजय जी, जिसके पैर में कील चुभ रहा है उसको तो दर्द हो नहीं रहा है, दर्द आपको हो रहा है। हर चीज संघ इस देश में नेपाल में सबसे ज्यादा अनिल बलूनी जवाब दीजिए बीजेपी की तरफ आप संघ से बहुत लंबे समय तक संजय निरुपम जी आपने को नजदीक से देखा है। संजय जी आप उन लोगों में हैं जिन्होंने संघ को नजदीक से देखा है। हम जवाब दें। एक मैं यहाँ खत्म कर लूं। संजय जी ने संघ को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए उनकी बयानी सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में है। संघ का कोई सियासती महत्वाकांक्षा नहीं है। संघ
संघ की सियासती महत्वाकांक्षा होती तो संघ स्वयं राजनीतिक दल बन जाता है। लेकिन संघ के ऊपर कहीं भी कुछ भी चर्चा होती है, आप उसको महात्मा गांधी तक लेके अरे भाई, मैं महात्मा गांधी से स्वयं संघ की तुलना नहीं करना चाहता हूँ। मैंने वो उदाहरण दिया, उसको ठीक सुनिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू और पटेल महात्मा गांधी के पास जाते थे, वैसे राकेश अनिल बलूनी को जाना, अनिल बलूनी जी एक बार अगर संजय निरुपम करना है तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मैं तो दोनों को चुप करा रहा हूँ। संजय जी निवेदन, राकेश एक मिनट में, संजय जी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये शायद उनका धैर्य है। अनिल बलूनी जवाब दीजिए। मैं जरा अपनी बात पूरी कर दूं। संजय जी आप काफी देर से बोल रहे हैं, माफी के साथ। अनिल बलूनी जवाब दीजिए। नहीं तो मेरी ये संजय निरुपम जी चुप होंगे तो जवाब दे पाएंगे। सब चुप हो गए, सब चुप हो गए, आप बोलिए। संजय जी, ऐसा सुमित जी, इतनी अच्छी सरकार चल रही है, 1 साल पूरा हो गया है, देश के अंदर पहली बार लग रहा है कोई सरकार आई है, ऐसी सरकार आई है कि चारों तरफ लोगों को फील हो रहा है कि सरकार आई है। भ्रष्टाचार पे इतना जबरदस्त अंकुश लग गया। आप किन सवालों पे चर्चा कर रहे हैं? 125 करोड़ लोगों का हस्तक्षेप हमारी सरकार पे, कोई भी सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री जी सबसे सलाह मांग रहे हैं, जो भी आए हमको सलाह दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जो बयानबाजी की बात आप लोग कर रहे हैं, संजय जी तो खुद इस तरह का बयान देते रहे हैं, इसलिए वो खुद बता पाएंगे। हमारे यहाँ जिसने बयान दिया है उसको समझा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने खुद आके अगर कोई बयान गलत बयान है तो उसके लिए क्षमा मांगी है। 1-2 कोई बयान हुआ है, उसके बाद कोई बयान भी नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे ये अनिल जी बेहतरीन सरकार आई है। अनिल जी मेरे पास लिस्ट है, अनिल जी मेरे पास लिस्ट है, मैं गिना दूंगा आपको। नहीं बोलने दीजिए। नहीं मैं बोलने दूंगा ना आपको। आप ही ने कहा कि 1-2 बयान आए, 1-2 बयान नहीं आए हैं। साक्षी महाराज के अपने में कम से कम 10 बयान आए हैं, योगी आदित्यनाथ के कम से कम 4 बयान आए हैं, साध्वी प्राची, निरंजन ज्योति, और गिनाऊं नाम। मेरा कहना यह है कि आप बयानबाजी आएगी, हर आदमी को आप बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन एक पे आप कार्रवाई करेंगे तो 10 अपने आप चुप हो जाएंगे। आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे बयान आते रहेंगे, और कार्रवाई नहीं करेंगे इसका मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं। नहीं देखिए सुमित जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से देखिए सरकार का 1 साल पूरा, कोई 1-आध बयान आए, 2-4 बयान आए, बयान आने बंद हो गए। पिछले काफी समय से देखा होगा आपने कि बयान भी आने को बंद आ गए, कोई गलत बयान देता नहीं है। सरकार अपने काम कर रही है। सुनिए, सरकार अच्छा काम कर रही है। भ्रष्टाचार, संजय जी आपने भी किस तरह के विवादित बयान आप खुद देते रहे, इसलिए आपको तो सवाल करने का इसमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार, सारे अधिकार आप लोगों के पास है क्योंकि आप सरकार में हैं। हम लोग विपक्ष में, हमारे पास कोई अधिकार नहीं। आपने बयान दिया है। नहीं संजय जी, पूरे हम लोगों ने, संजय जी हम लोग पूरे देश में देखा आप किस तरह के बयान देते रहे हैं। हक नहीं है, सारे बयान देने के हक आपके पास है, सबका विरोध करने का हक आपके पास है। संजय जी, विरोधी दल में इसलिए कोई अनिल जी, मैं एक बार ये बताइए दे सकते हैं मी नाथुराम दिग्विजय सिंह बयान देते रहे, आप लोगों ने कभी उसको रोका? नाटक के ऊपर आपने राज्यसभा में जो बयान दिया, आज तक आपने वापस नहीं लिया है। कभी रोका? आप बताइए संजय जी, मी नाथुराम गोडसे बोलते जो सबसे विवादास्पद नाटक है, नाथुराम गोडसे को हाईलाइट किया गया, उस पर आपका बयान राज्यसभा में है और आज तक आपने वापस नहीं लिया। आज कम से कम वापस नहीं लीजिए उस बयान से। आप कांग्रेस में हैं, तब आप शिवसेना में थे। बयान भाई, कौन सा बयान भाई? मी नाथुराम गोडसे बोलते नाटक पर आपने राज्यसभा में पूरा भाषण दिया, सरकार की आलोचना की, उस पर प्रतिबंध की। क्या बात कर रहे हैं आप? राज्यसभा का प्रोसीडिंग निकाल लीजिए जब आप राज्यसभा के सदस्य थे। अभी हम नरेंद्र मोदी की सरकार पे चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नाथुराम गोडसे को हाईलाइट ग्लोरीफाई करने वाला ड्रामा के ऊपर राज्यसभा में आपका दिया गया अधिकृत बयान है, जिस पर आज तक आपने अपने आप को वापस नहीं लिया। आज कम से कम खंडन कीजिए, आज माफी मांगे देश से कि आपने राज्यसभा में गलत बयान दिया। वर्तमान की बात करो। एक मिनट मैं क्या, अच्छा आप राज्यसभा, मैं माफी के साथ तमाम पैनलिस्ट से माफी के साथ मैं बीच में टोक रहा हूं। सीपी राय साहब, संजय निरुपम जी, प्रेम शुक्ला जी, राकेश जी, एक मिनट, मुझे ब्रेक में जाना है। मैं ब्रेक में जाऊं उसके पहले एक और महत्वपूर्ण फाइंडिंग थी जिसपे मैं चाह रहा था कि चर्चा करूं, लेकिन वक्त की कमी है, लेकिन वो दिखाते हुए जरूर जाऊंगा। दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हमने भ्रष्टाचार को लेकर लोगों से सवाल पूछा था। हमने अपने सर्वे में पूछा कि क्या बीते 1 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम हुआ, क्या नतीजा है। 54% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं या तो जस का तस है या कम हुआ है, यानी मैक्सिमम लोग इस राय के हैं कि बढ़ा नहीं है। 32% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। जिनकी कोई राय नहीं है वो 14% लोग हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। भ्रष्टाचार पर बहुत से सवाल खड़े हुए थे। बीजेपी ने बड़ा कैंपेन बनाया था भ्रष्टाचार को
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने को। 32% लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन 54% लोग कहते हैं या तो जस का तस है या कम हुआ है। एक और महत्वपूर्ण फिगर है लैंड बिल को लेकर, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर हम ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाएंगे। भूमि अधिग्रहण कानून पर क्या आप मोदी सरकार की राय से सहमत हैं? हाँ बोलने वाले 28% हैं, ना बोलने वाले 36% हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस लैंड बिल को लेकर बहुत ज्यादा एडमेंट दिखाई दे रहे हैं, अपने रुख पर फर्म दिखाई दे रहे हैं, उसी अपने बिल को उसी रूप में पास कराना चाहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो जनता है उनको लगता है कि भूमि अधिग्रहण कानून पर वो मोदी राय की सरकार से सहमत नहीं है। ऐसे 36% लोग हैं। एक साल मोदी सरकार, हमारी इस खास कवरेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक्सिस माई इंडिया और IBN 7 ने मिलकर ये सर्वे किया, उसकी फाइंडिंग्स में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसके नतीजे में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगला सवाल हमारे सर्वे में जो था वो था, प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगे कि वो हिंदुस्तान से बाहर ज़्यादा वक्त बिताते हैं, लेकिन वहीं सरकार का ये तर्क है, बीजेपी का ये तर्क है, इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के आवाम को हो रहा है। हमने यही सवाल लोगों से पूछा अगला, कि दुनिया भर में भारत की साख बीते एक साल में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। नतीजे आपके सामने हैं। 50% लोग कहते हैं भारत की साख बढ़ी है, 22% लोग कहते हैं जस की तस है। कम हुई वाली बात केवल 9% लोग कहते हैं, और जिनकी कोई राय नहीं है 19। यानी कांग्रेस जो एक इल्ज़ाम लगाती है इस बात को लेकर कि बीजेपी की PM मोदी साहब विदेश में जाकर भारत की परंपरा पर, भारत के इतिहास पर सवाल खड़े करते हैं, उससे मोटे तौर पर जो हमारे सर्वे के लोग हैं वो उस राय से सहमत नहीं दिखाई देते हैं। 50% लोग कहते हैं कि ये साख दुनिया में बड़ी है। मैं इसी नोट पर डिबेट शुरू करूंगा आगे जाकर, लेकिन पहले मैं अगले सवाल के जवाब आपको दिखाता हूं। जो मोदी के साहब ने कुछ दिनों में कदम उठाए हैं सरकार ने, उनका कितना समर्थन मिला है, कौन से काम लोगों ने ज़्यादा पसंद किए हैं सरकार के, ये हमने जानना चाहा। स्वच्छता अभियान, सरकार का जो स्वच्छता अभियान है, 85% लोगों को ये पसंद आया है। सबसे अधिक मैंडेट अगर किसी को मिला है हिंदुस्तान में तो प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को मिला है। 85% लोग, जन धन योजना को 76% लोग पसंद करते हैं, उनकी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। डिजिटल इंडिया की बात बीजेपी करती है, बीजेपी की सरकार करती है, 42% लोग उनकी सरकार का समर्थन करते हैं जिनसे हमने पूछा। मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हैं विदेश में जाकर, 44% लोग सरकार की इस कदम का समर्थन करते हैं। मुद्रा बैंक की बात प्रधानमंत्री करते हैं, 35% लोगों ने उसको भी पसंद किया है। कुल मिलाकर देखा जाए, स्मार्ट सिटी की बात की जाती है बार बार बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री के भाषणों में उसके द्वारा 37% लोग इसके भी समर्थन करते दिखाई देते हैं। ये वो आंकड़े हैं जिनको देखकर लगता है कि सरकार की ये 5-6 नीतियां जो हैं इनको सबसे अधिक पसंद किया गया है बीते एक साल में, और सबसे ज़्यादा जो पसंद होने वाली चीज़ है वो है स्वच्छता अभियान, क्योंकि हमसे आपसे सीधे तौर पर यह अभियान डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, PM कई तरीके से जनता से संपर्क करते हैं, रेडियो के जरिए, ट्विटर के जरिए, लाइव पब्लिक ऑडियंस के जरिए, कम्युनिटी एड्रेस के जरिए। सबसे प्रभावी संवाद का तरीका क्या पसंद आया लोगों को, इसके नतीजे भी बहुत ही चौंकाने वाले, खासकर मेरे जैसे टीवी पत्रकारों के लिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं सोशल मीडिया को 24% लोगों ने पसंद किया है। रेडियो पर, आकाशवाणी पर जो मन की बात आती है उसको सबसे अधिक 31% लोग पसंद करते हैं, 16% लोग जनसभा के साथ जाते हैं, और उसी तरीके से संसद में बयान महज 3% लोग, और टीवी पर 26% लोग। यानी रेडियो को सबसे अधिक नंबर देते हैं, टीवी से भी ज़्यादा। टीवी पर 26% और रेडियो पर 31%। और शायद इसीलिए मैंने कहा कि हम जैसे टीवी पत्रकारों के लिए ये चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री की आवाज़ ही इतनी प्रभावी हो गई है कि उनको देखने की ज़रूरत लोग बाग उतना महसूस नहीं करते हैं जितना उनकी बात सुनकर रेडियो पर संतुष्ट हो जाते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी सवाल से शुरू करता हूँ। एक बात मैं आपसे पूछूंगा प्रदीप गुप्ता जी, रेडियो क्यों सक्सेसफुल हो गया इस एक्सपेरिमेंट में, मन की बात क्यों सक्सेसफुल हो गया? देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी बात जो हम पहले से बताते आ रहे हैं कि सर्वे का जो सैंपल साइज़ है उसका 70% जो शेयर है वो ग्रामीण रूरल इंडिया से है। तो 70 में से
31%, यानी कि करीब करीब आधे लोग वो बातें सुनते हैं। दूसरी रही बात, आपने कहा रेडियो क्यों पॉपुलर हो रहा है, तो गांव में थोड़ी बहुत लाइट की समस्या होती है, थोड़ा लोग खेतों में काम करते हैं, और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आसानी से काम करते करते भी सुना जा सकता है, लाइट नहीं है तो भी सुना जा सकता है। और हमारे सर्वे का सैंपल साइज ही 70% वहाँ से आ रहा है, जो इसको ये आंकड़े पक्का कर रहे हैं। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, भारत की साख पर दोबारा लौट के आता हूँ। हमारा सवाल था कि भारत की साख बढ़ी है या घटी है। मोटे तौर पर नतीजे आपके सामने, 50% लोग कहते हैं पीएम की विदेश यात्राओं से कुल मिलाकर बीते एक साल में सरकार की साख, भारत की साख बढ़ी है। सुशील मोदी साहब मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पटना से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, और हो सकता है कि मैं बिहार के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। शुक्रिया मोदी साहब हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत की साख बढ़ी है बीते एक साल में दुनिया भर में, आपकी टिप्पणी, उसी टिप्पणी पर डिबेट शुरू करूंगा। सुशील मोदी साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही, बताया गया। लेकिन संजय निरुपम, आप कहना चाहेंगे कुछ? 50% लोग कहते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, साख बढ़ी है। देखिए, ये बात सही है कि पिछले 2 दशक से हम देखें तो भारत की साख और भारत की मांग और भारत का महत्व पूरी दुनिया के मानचित्र में बढ़ा है। और ऐसा नहीं कि पहली बार महाशक्तियों के राष्ट्रपति मोदी जी के आने के बाद हमारे देश का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी ओबामा, जॉर्ज बुश जैसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष आया करते थे, और तमाम हमारे भी प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाया करते थे। नई बात निकल के आई है सिर्फ एनआरआईज की मीटिंग एड्रेस करने की। एनआरआईज की मीटिंग भी एड्रेस करने कोई गलत बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से एनआरआईज की मीटिंग में एक विदेशी जमीन पे देश को बदनाम करने वाली बात नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, निश्चित तौर पर बहुत ही घृणास्पद किस्म की नई परंपरा शुरू हुई है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि स्कैम इंडिया था, अब स्किल इंडिया बन गया, जिस तरीके से अपोजिशन के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, ये आपत्तिजनक बात है। और इससे अभी आपको लग रहा होगा कि भारत की साख बढ़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत की बदनामी होगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मई 2014 से पहले लोगों को शर्म आती थी ये कहने में कि हम भारत में पैदा हुए हैं, मुझे लगता है ऐसी बातें प्रधानमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। हो सकता है सुशील मोदी मचा तो आने वाले सुशील मोदी जी सुन रहे हैं संजय निरुपम को, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, ये बात ठीक है कि पहले भी प्रधानमंत्री विदेशों में जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रेस्पॉन्स नरेंद्र मोदी को मिला दुनिया के देशों के अंदर, वहाँ पर रहने वाले जो भारतीय हैं, वहाँ के जो राजनेता हैं, वैसा रेस्पॉन्स मुझे लगता है कि पंडित नेहरू या शायद इंदिरा गांधी को मिला होगा, लेकिन कम से कम मनमोहन सिंह को तो उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिला, या अटल बिहारी वाजपेयी को और मिला होगा। और दूसरी बात है कि जाने के बाद भारत की साख पूरी दुनिया के अंदर और बढ़ी है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। पिछले 10 वर्षों में एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया था, और प्रधानमंत्री भारत के कब गए, कब लौट कर आए, किनसे मिले, क्या मिले, ना तो भारत की जनता जान पाती थी, और ना उन देशों की जनता जान पाती थी। और खास करके उन देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो एनआरआईज हैं, उनके साथ तो शायद प्रधानमंत्री की मुलाकात बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जाने के बाद वहाँ जो बसे हुए लाखों की संख्या में जो भारतीय हैं, उनके भीतर जो उन्होंने एक उत्साह पैदा किया है, जो एक उमंग पैदा की है, तो कुल मिलाकर और पड़ोसी देशों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो रिश्ता सुधारने का काम किया, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, और अब वो बगल के अंदर जा रहे हैं, बांग्लादेश की यात्रा करने के लिए भी जा रहे हैं, तो ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। और मेरे विरोधी दल के नेताओं से भी अपील है कि अगर कोई नेता देश का पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन कर रहा है, भारत की साख बढ़ा रहा है, तो केवल आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो है संजय निरुपम कुछ बोल रहे हैं। संजय सुमित जी, राय साहब एक मिनट, संजय निरुपम कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट में जरा जोड़ दूं अपनी बात। देखिए, ऐसा है भारत के प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतीयों में एक अलग तरह का क्रेज होता है, और उनके साथ वो खाना खाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इसी चीज को नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक रूप दे दिया। मैंने स्वीकार किया, नई चीज है, लेकिन इस मंच का जिस तरीके से राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, यह आपत्तिजनक है। एक दूसरी बात, G8 के देशों में महाशक्तियों के जो बड़े बड़े सम्मेलन हैं, उसमें जो बुलाने की परंपरा हुई थी, मैं माफी के साथ टोक रहा हूं आपको, अगर यूपीए के शासनकाल में स्कैम हुए थे, उनका जिक्र कर देना, चाहे यहां करें चाहे वहां करें, उसमें किस बात की दिक्कत है? सीएजी ने कहा ये स्कैम हुए। बहुत ही
सुमित आपको समझ में नहीं आ रही है बात। आप विदेशों में जाकर के भारत की इमेज के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी कर रही है, बहुत ही गलत बात है। आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके सहयोगी रिश्वत में पकड़े जाएं, जेल जाएं, मेरी पूरी बात, ये बात छुप सकती है क्या? पूरी बात हो जाने दीजिए, ये बात छुप सकती है क्या? मेरी पूरी बात हो जाने, नहीं मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। सुनिए एक मिनट मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आप अपने देश में कांग्रेस के खिलाफ जितना बोलना है बोलिए, हमारे कामकाज के खिलाफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को अगर ओबामा नाम का कोई व्यक्ति या वो भी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे कोई भी व्यक्ति आए तो कभी भी अपने विरोधियों के खिलाफ संजय जी मुझे एक बात को बताइए, में नहीं बोलता। संजय जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, सुशील मोदी साहब को बोलनी चाहिए बात ये, पर क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की थी कि नरेंद्र मोदी को वीजा ना मिले? नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं, अमेरिका ना जा पाए। वो फिर अच्छा वो एक बिल्कुल अलग विषय था। नहीं, एक व्यक्ति पर आरोप लगता है कि उसने एक जाति और धर्म के नाम पे ये अलग कैसे हो गया? हाँ ठीक है, अच्छा जरा मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप पूछिए ना। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की, अगर नहीं दे पाया तो लेकिन एक मिनट उस समय नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा था, और वो आरोप आज भी हम मानते हैं कि सही था कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक कत्लेआम का माहौल बना और उन्होंने आदेश दिया था। तो राजीव गांधी के जमाने में जो है कत्लेआम हुआ तो उनको भी वीजा नहीं दिया जाना चाहिए था। लड़ाई आप क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती विदेशों में? क्या कोई भी आदमी जो सेकुलरिज्म की विचारधारा में विश्वास, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में कत्लेआम हुआ था, तो क्या राजीव गांधी जी को कातिल कर देगा? दुनिया के तमाम देशों का था, अब वो ऐतराज दुनिया के तमाम देशों का उस समय था। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और बाकी देशों ने स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में, नेपाल में हमारे एक मिनट अरे आप एक मिनट क्या संजय जी, आप कब से बोल रहे हैं? सबकी बारी संजय जी, सबकी बारी आने दीजिए। मैं दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं क्या ओबामा के हम उपनिवेश हैं क्या? ओबामा का पत्र लिख रहे हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत के ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार के बारे में जो पूरी दुनिया में छवि खराब की थी, यदि नरेंद्र मोदी उस छवि को ठीक कर रहे हैं तो ये भारत की छवि को बनाना हुआ है या बिगाड़ना हुआ? आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लड़ लीजिए। पूरी दुनिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के स्टैटिस्टिक्स को महत्व दिया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 10 साल के यूपीए शासन में भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी का जो इंडेक्सिंग किया है वो भारत के लिए शर्म की बात थी। उस शर्म को से भारत को बाहर निकालने का दायित्व तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष को है, भारत के प्रधानमंत्री को है। दूसरी संजय जी, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। सब चीजें इस फोन पे, इस लैपटॉप पे, आईपैड पे जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मतलब वहां आलोचना मत करिए, यहां आलोचना कर लीजिए, वहां तारीफ करिए, यहां आलोचना करिए। अरे भाई, मेरा ये कहना है न्यूयॉर्क यात्रा पर थे तो इनके राहुल गांधी जी ने जो बिल फाड़ कर फेंक दिया, उससे क्या देश में जो है सम्मान बढ़ा था? मेरी बात, सोनिया गांधी जी इलाज कराने गई थी, आर्थिक नरसंहार के मामले में वारंट जारी हो गया, मेरी बात क्या उससे देश का सम्मान बढ़ा था? मेरा कहना यह है, सीपी राय साहब बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट, जिस देश ने 2000 में 2010 के निरुपम जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट तरक्की, बाकी पैनलिस्ट को मौका दीजिए। सीपी राय साहब। सुमित जी, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ये इंग्लैंड के नेता विरोधी दल का बहुत पुराना एक बयान है कि मैं जो अपने देश में रहता हूं तो मैं अपने प्रधानमंत्री पर आक्रमण करता हूं और उसके खिलाफ लड़ता हूं, लेकिन जब मैं देश के बाहर जाता हूं तो मैं अपने देश के लिए लड़ता हूं। यह राजनीति शास्त्र का, लोकतंत्र का बड़ा पुराना प्रिंसिपल है। ये उस प्रिंसिपल को मोदी जी ने तोड़ा है। जहां तक साथ का सवाल है सुमित जी, दो जगह इनका मजाक उड़ा। एक तरफ ओबामा जी ने मजाक उड़ाया जब उन्होंने कहा कि ये तो हॉलीवुड अभिनेताओं से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, और अभी इंग्लैंड के अखबार ने छापा कि ही इज अ वन मैन बैंड एंड वन मैन बैंड कांट चेंज द सिचुएशन। तो ये मजाक उड़ रहा है। ये मीडिया इनको चाहे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन देश के बाहर जाकर के केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करता है तो वो देशद्रोह की कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। सुशील मोदी साहब जवाब देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, समाजवादी पार्टी कह रही है। सुशील मोदी साहब जवाब सुनिए। राय साहब जी, प्रधानमंत्री ने देश की आलोचना विदेशी धरती पर की है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, समाजवादी पार्टी कह रही है।
तो देखिए, तो बहुत बचकाना बात कही जा रही है। आखिर जब देश के बाहर जा रहे हैं तो देश की जो छवि बनाई थी इन समाजवादियों ने या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, तो स्कैम इंडिया की छवि बनाई। क्या पूरी दुनिया नहीं जानती कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना बड़ा स्कैम हुआ? क्या स्पेक्ट्रम का स्कैम केवल भारत के लोग ही जानते हैं? क्या दुनिया नहीं जानती है? क्या इसके कारण भारत की जो रेटिंग थी इसको कम करने का प्रयास नहीं हुआ क्या? क्या इसके कारण एफडीआई का आना कम नहीं हुआ क्या? तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने जाकर इस बात का उल्लेख किया कि कल तक जो भारत स्कैम इंडिया के नाम से जाना जाता था या जो लोगों ने बना दिया था उसको मैं स्किल इंडिया में परिवर्तित कर रहा हूं, तो इसमें इतनी क्या हाई तबाह मचाने की बात हो गई? और उसमें कौन से भारत की छवि? तो जो स्कैम किया जिन लोगों ने, उन लोगों ने भारत की छवि को दुनिया में बदनाम किया या नरेंद्र मोदी ने बदनाम किया? तो आईना दिखला दिया तो इनको इतनी तिलमिलाहट हो रही है कि मेरी बात समझ में नहीं आ पा रही कि प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बोलना चाहिए इनको। तो किस हैसियत से देश के प्रधानमंत्री अगर जाकर ये बात नहीं करनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री अगर जाकर और वहां पर ये कह रहे हैं कि कल तक भारत की छवि किसके बारे में चाहेगा? अगर आप बताएंगे, अगर आप खुद कहते हैं शेख में जाकर पैदा होना ही बहुत बुरी चीज थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर इस देश का नागरिक होना आपकी शर्मिंदगी का विषय था, तो देश के प्रधानमंत्री आप क्यों हैं? सीपी राय जी, आप विदेशों में जाकर गुजरात के दंगे को नरसंहार साबित करते हैं, तब तो देश की बात विदेशों नहीं होती है। और जब नरेंद्र मोदी स्कैम इंडिया की बात कहते हैं, स्कैम इंडिया की जगह स्किल इंडिया आ रहा है, उसमें किस पार्टी की आलोचना है? उसमें भारतीय जनता पार्टी भी आती है। उन्होंने देश की बात की है, उन्होंने किसी पार्टी की बात नहीं की है। उन्होंने कहा और एक बात सुन लीजिए सीपी राय जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जापान गए वहां से बनारस को फ्यूचर सिटी की तरफ बात की, ऑस्ट्रेलिया गए वहां से यूरेनियम पानी की बात कही, फ्रांस गए चीन के वहां से बुलेट ट्रेन की बात कही, नरेंद्र मोदी ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई, सार्क मूवमेंट एक्टिव किया गया। ये यात्रा इतनी सफल रही भारत की छवि की दृष्टि से, भारत की उपलब्धि की दृष्टि से, उसको आप देखिए। विषय था ये हमको मंजूर नहीं। ब्रिक्स बैंक सिर्फ भारत के इनिशिएटिव से एक ब्रिक्स बैंक बनता है, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आता है, फ्रांस से बुलेट ट्रेन की बात होती है, राकेश जी और प्रेम शुक्ला, राकेश जी और प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल आप दोनों से, आर्थिक शक्ति, एक मिनट राय साहब, एक मिनट, पूरे अदब के साथ, राकेश जी और प्रेम शुक्ला और सुशील मोदी साहब, मेरा सवाल आप तीनों से है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ये बताने में शर्म आती थी? इस बयान की क्या जरूरत? आपने मुझे काट दिया लगता है, मेरी बात नहीं सुनाई। नहीं, काट नहीं दिया, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, आप एक मिनट चुप रहिए, आप ही का काम मैं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि मैं हिंदू पैदा हुआ, इस बात पर शर्म आती है, तब तो शर्म के मारे पूरी कांग्रेस को डूब मरना चाहिए था। संजय निरुपम को भी मर जाना चाहिए था कि भाई ये तो हिंदू घर में पैदा हुए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो किस संदर्भ में क्या बात? मेरा सवाल आज के संदर्भ में, आप इसको 60 साल पीछे मत ले जाइए, कहा जाएगा उसके गलत अर्थ निकाले जाएंगे। संजय निरुपम का जवाब मैं लूंगा आपसे, लेकिन प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल आपसे है, हिंदुस्तान में आप पैदा हुए, इस बात को लेकर आपको शर्मिंदगी है? नहीं, हिंदुस्तान के जब इस तरह से स्कैम इंडिया जब कांग्रेस ने बना दिया था, जब उसको इटली का उपनिवेश बना दिया गया था, जब सोनिया गांधी की बहनें इस देश का शासन कर रही थी और ये यूरोप में जब मैसेज गया था, तो निश्चित तौर पर हम भारतवासियों को इस बात पर कि हमारे पास एक शासक भी ढंग का नहीं है, सोनिया गांधी जिस कठपुतली को नियुक्त कर देंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा और वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं खड़ा कर देंगी, इन चीजों को लेकर हमारी जो फजीयत हुई थी, सिर्फ उसका संदर्भ देना ये कहीं से अपराध नहीं हो सकता। जवाब दीजिए चंद्र प्रकाश जी या संजय जी। संजय जी हाथ रहा, संजय जी। दूसरे देश में ये कहना तो अपराध है, ऐसा है हिंदुस्तान में पैदा होना शर्मिंदगी का विषय था, ये दुनिया के दूसरे देश में कहने का विषय नहीं था। शर्मिंदगी में डाल दिया आपके प्रधानमंत्री की जितने आरोप लगाना चाहे लगाए, लेकिन मैं भारतीय नागरिक के रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं कि मेरा प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देश में जाकर कहे कि उसको हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्मिंदगी है। मुझको यह बर्दाश्त नहीं है हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में। जब विदेश की टीम, अभी सुशील मोदी जी ने एक बात उठाई थी, जब विदेश की टीम आकर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में टिप्पणी कर रही थी कि यहाँ कॉमनवेल्थ गेम नहीं हो पाएगा, जब स्पेक्ट्रम के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन और टेलीग्राफ लंदन और अमेरिका के अखबारों में छप रहा था, जब कॉटरची को खोजने के लिए सीबीआई की टीम विदेशों में घूम रही थी, तो उस समय भारतीयों की क्या हालत थी? उसमें भारतीयों पर क्या आक्षेप हो रहा था? भारतीयों के प्रधानमंत्री की भावना को देखिए, भारतीयों को किस रूप में देखा जा रहा था? एक मिनट, संजय निरुपम कुछ बोल रहे हैं, संजय निरुपम राय साहब, एक मिनट, संजय निरुपम कुछ बोल रहे हैं, राय साहब आपकी इजाजत से। संजय निरुपम,
ऐसा ये हाल के दिनों में जो अपने बीजेपी और शिवसेना के हमारे साथी हैं उनके साथ एक अजीब तरह की प्रॉब्लम हो गई है। हम किसी वर्तमान की घटना की चर्चा करते हैं, उसका जवाब देने के बजाय, उस आपत्ति का जवाब देने के बजाय ये चले जाते हैं अतीत में कि आपने कभी ऐसा किया था, हो सकता है किया होगा, और उसकी सजा मिलती रही है समय समय पर कांग्रेस को। लेकिन आज जब हमारे प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाके भारत का अपमान करते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का अपमान करते हैं, भारत के करदाताओं के पैसे पर जाके पूरी दुनिया का भ्रमण करके भारत का अपमान करते हैं, और उस पर हम ऐतराज कर रहे हैं, तो कृपया करके स्वीकार करिए कि प्रधानमंत्री आइंदा ऐसी बातें नहीं किया करेंगे। दूसरी बात, एक मिनट सुमित, एक मिनट सोनिया गांधी को आप बार बार क्यों कहते थे? जरा संजय जी आपने अपनी बात की। संजय जी मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक मिनट के लिए आपकी इजाजत से। संजय निरुपम की आवाज वो आवाज है, वो 9% लोगों की आवाज है जिसमें कहते हैं कि भारत की साख बड़ी नहीं है। एक सुशील मोदी जी को जाना है। संजय जी एक मिनट, सुशील मोदी जी को जाना है। सुशील जी मैं आपकी बात समझ गया। संजय जी प्लीज इजाजत से आपकी। सुशील मोदी साहब, तरीके से सोनिया गांधी जी के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। सोनिया जी त्याग मूर्ति हैं, उनके हाथ में सरकार थी, लेकिन उन्होंने छोड़ो ना यार। सुशील मोदी जी, सुशील मोदी जी, प्रेम शुक्ला जी, संजय निरुपम जी, एक मिनट आपने अपनी अपनी बातें की। सुशील मोदी जी ऑन द स्क्रीन प्लीज, ओनली सुशील मोदी जी। सुशील मोदी जी, हमने प्रधानमंत्री के तमाम कार्यों के बारे में लोगों से पूछा कि उनके कौन से कदमों का, कौन सी नीतियों का जनता समर्थन करती है। स्वच्छता अभियान और जनधन योजना, ये दो अभियानों को सबसे अधिक नंबर्स मिले हैं, सबसे अधिक इनके पीछे पब्लिक खड़ी दिखाई देती है। क्या वजह आपको लगती है, क्यों? नहीं देखिए, उसका करने के एक प्रधानमंत्री होते हुए और आम आदमी से जुड़ी हुई योजनाएं को उन्होंने जो लागू किया है, क्योंकि जनधन योजना में 15 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते खुले हैं, तो यह एक आम आदमी को टच करता है। बहुत सारी चीजें जो आम आदमी को पता ही नहीं चलता, मान लीजिए कि विदेश यात्रा हो रही है, कोई और समझौते हो रहे हैं, तो आम आदमी शायद उतना नहीं जुड़ पाता होगा। लेकिन अगर जनधन योजना में अगर 15 करोड़ से ज्यादा खाता खुले अगर एक रिकॉर्ड समय में, तो 15 करोड़ लोग तो इसी देश के हैं। या स्वच्छता अभियान, लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास किस तरह की गंदगी है, किस तरह से लोग शौचालय नहीं है, गांव के अंदर लोग किस तरह से शौच के लिए महिलाएं जाती हैं, और उस अभियान को अगर कोई एक प्रधानमंत्री उसको एक अभियान के रूप में लेता है, तो स्वाभाविक उसका अप्रिसिएशन होगा। क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने आज से करीब 40-45 साल पहले महिलाओं के लिए शौचालय के मुद्दे को लोकसभा में उठाया था, तो लोग मजाक करते थे। और आज और लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री का काम बड़ी बड़ी बातों को बोलना है, लेकिन प्रधानमंत्री भी स्वच्छता की बात कर सकता है, एक एक बैंक खाता खोलने की बात कर सकता है। तो ये बातें स्वाभाविक है कि आम आदमी को सबसे ज्यादा अपील करती हैं। जी राय साहब, गरीब से राय साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। सुशील मोदी जी की बात को बड़ी गंभीरता से सुना मैंने। स्वच्छता अभियान के दृश्य हमने देखे, जब हरे पत्ते नीचे डाल दिए गए और कूड़ा फैलाया गया, और फिर जाके आपके प्रधानमंत्री ने और मंत्रियों ने उसको साफ किया। ये जो आप इवेंट करते रहे हैं, जनता इसके पक्ष में नहीं है, जनता इसके बहुत खिलाफ है। और फिर वो स्वच्छता अभियान चला कहा गया? क्या हिंदुस्तान स्वच्छ हो गया? वो एक दिन का इवेंट था या लगातार चलने वाला कोई कार्यक्रम है? जनधन योजना, जिसमें 70% लोगों ने उसका आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो योजना भी पूरी तरह की फ्लॉप हो गई। तो ये खाली इवेंट मैनेजमेंट करके आप इतने बड़े महान देश को नहीं चला सकते हैं। आप दोनों ने अपनी बातें की, के आधार पर आप किसी आदमी को महान नहीं एक लास्ट कमेंट इन दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं है, न सफाई फील्ड में जाकर सर्वे किया है। प्रदीप गुप्ता जी, क्या यही राय लगती है? जी देखिए, असल में कहना और करना और डिलीवरी योजनाओं के तहत ही जनता के पास पहुंचती है। खासकर इन विभिन्न योजनाओं में ये जो दो योजनाएं ऐसी थी, एक क्लीनलीनेस मूवमेंट स्वच्छता अभियान और जनधन योजना, जो कि टेंजेबल जनता तक कहीं ना कहीं टच बेस हुआ है और करीब करीब सारे हिंदुस्तान में टच हुआ है। तो रही बात स्वच्छता अभियान की, तो शौचालय में जरूर बढ़ोतरी आई है। लोगों को ये उम्मीद है कि 12,000 रुपये मिलेंगे, टॉयलेट बनाएंगे, तो उन्होंने बनाना चालू किया है। इन दो योजनाओं की वजह से मैं ये बोलूँगा, बड़े दृढ़ता से कह सकता हूँ, इन दो वजहों से ही ऐसा लोगों को लगता है बाय एंड लार्ज कि वाकई में कुछ काम हो रहा है। अब रही बात जो जनधन योजना की है, मैं बहुत बड़ी चीज़ इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ। जनधन योजना में खाते खोले गए, 15 करोड़ खाते खोले गए। लोगों के बीच में अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ को ये लगता है कि 5,000 रुपये जो ओवर ड्राफ्टिंग फैसिलिटी है वो सीधे सीधे जमा हो जाएंगे।
कुछ को ये लगता है कि जो काले धन की बात की गई थी ये उसी के लिए खाते खोले गए, अब उसमें पैसे आने वाले हैं जी। और बहुत बड़े तबके को, करीब करीब 1/3 तबके को ये लगता है कि अब कभी ना कभी पैसे इसमें आने वाले हैं और इसीलिए ये खाते खुले हैं और रियल में ये टेंजेबल काम ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती होगी साहब ये कन्वे कर पाना कि उस अकाउंट में 15 लाख नहीं आने वाले हैं। मैं माफी के साथ मैं ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के उस पार हमारी डिबेट जारी है। जो मेहमान हमारे साथ हैं वो प्लीज रहिए। सुशील मोदी जी शुक्रिया, संजय निरुपम जी शुक्रिया, संजय प्रेम शुक्ला जी शुक्रिया।